हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हमारे एक न्यू लेक्चर में, जिसमें हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से संबंधित पिछले एक साल के सभी टर्म्स को डिस्कस करेंगे। आप लोगों का रिस्पॉन्स पिछले लेक्चर पे काफ़ी अच्छा था और आपने रिकमेंड किया था कि हमें अगला लेक्चर आईटी एंड कंप्यूटर पर बनाना चाहिए, तो मैं आप लोगों के साथ हाजिर हूँ आईटी एंड कंप्यूटर के सारे टर्म्स को लेकर। अब यहाँ हमें बेसिक की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आईटी एंड कंप्यूटर बहुत ज़्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं होता। कोई भी टॉपिक ऐसा होगा जहां पर मुझे लगेगा कि ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो मैं आपको बेसिक के साथ उस टर्म को क्लियर कर दूंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को डायरेक्टली एक टॉपिक के साथ जिसका नाम है सोवा वायरस अटैक। अब देखिए, एक्चुअल में यूपीएससी में काफ़ी क्वेश्चंस आपसे इस तरीके के पूछे जाते हैं कि सोवा नाम का एक टर्म न्यूज़पेपर में था। इस टर्म को आप किस प्रकार देखते हैं, या फिर ये टर्म किससे संबंधित है? तो ऐसे क्वेश्चन में आपको इसके बारे में क्लैरिटी रखनी है। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सर्टिन यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम के द्वारा एक नए मोबाइल ट्रोजन जिसका नाम है सोवा, इसके अगेंस्ट कुछ सेफ्टी एडवाइजरी जारी की गई है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक वायरस है और ये वायरस आपके बैंकिंग इंफॉर्मेशन को हैक करने का काम करता है। अक्सर होता क्या है कि जब भी हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो हमें कभी कभी अपनी बैंक वेबसाइट को भी ओपन करना होता है, हमें अपने बैंक के जो डिटेल्स हैं उसको लॉगिन करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपके पास एक तो यूज़र नेम होता है, दूसरा आपके पास पासवर्ड होता है। तो ये जो ट्रोजन है ना, वो सोवा वायरस नाम का, ये आपके इस दोनों ही इंफॉर्मेशन को हैक कर लेगा और आपके अकाउंट में जितना भी पैसा रखा हुआ है उस सभी को ये गायब कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपके मोबाइल में रहता कैसे है, तो ये एक फेक आइडेंटिटी बना के रहता है, मतलब एक फेक एप्लीकेशन की तरह रहेगा। इसका लोगो ऐसा लगेगा कि ये एक रियल एप्लीकेशन है, लाइक ये लोगो दिखाएगा क्रोम की तरह या फिर अमेजोन की तरह, बट एक्चुअल में ये वायरस होगा आपके फ़ोन की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, स्पेशली बैंकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़, उन सभी को ये ट्रैक कर लेता है। ठीक है, तो ये हो गया सोवा वायरस अटैक। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटम इंटेंगलमेंट एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि साइंटिस्ट ने अभी एक टार्डिग्रेड नाम के एनिमल में फर्स्ट टाइम क्वांटम इंटेंगलमेंट को आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, अब क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या होता है, हालांकि टर्म थोड़ा सा टिपिकल है बट इसको समझना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। देखिए, पहले तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा परिभाषा के तौर पर आखिर ये है क्या। तो ये एक फिजिकल फिनोमिना है जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स का यूज होता है। इसमें होता क्या है, बेसिकली कुछ ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से इस प्रकार का इंटरेक्ट करते हैं कि आप दोनों को अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, मतलब उसको इंडिपेंडेंट तरीके से आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने पिछली बार भी इसको समझाया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक सेक्शन में, तो दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं, दो फ्रेंड हैं, ए और बी। ये एक मॉल में जाते हैं और मॉल में केवल दो कलर की टी शर्ट्स हैं, एक ब्लू है और एक ग्रीन है। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये दोनों फ्रेंड गए, दोनों ने टी शर्ट खरीदी है। ओके, हमें ये पता है इन्फॉर्मेशन कि केवल दो टी शर्ट हैं और ये टी शर्ट खरीदने आज गए हुए हैं। अब यदि ए नाम के व्यक्ति ने ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी हुई हो और बी नाम के व्यक्ति ने ग्रीन कलर की टी शर्ट पहन ली हो, तो ऐसे में जब भी आप इनमें से किसी भी एक व्यक्ति को मॉल से आते हुए देखेंगे, लाइक आपने बी को आते हुए देखा, तो आपको यह पता है कि बी ने चूंकि ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, तो इमीडिएटली आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ए नाम के व्यक्ति ने ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी होगी। सो बेसिकली दिस इज क्वांटम एंटेंगलमेंट, जहां पर आप किसी एक ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को प्राप्त करके इमीडिएटली दूसरे ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को भी प्राप्त कर लेते हैं। ये कुछ कुछ वैसा नहीं लग रहा जैसे जुड़वा भाइयों की कहानी होती है कि लाइक मूवी में आपने देखा होगा अक्सर कि एक जुड़वा भाई के अगर स्लैप कर पड़ता है या फिर उसके थप्पड़ पड़ता है तो दूसरे वाले को भी दर्द होने लगता है ना। एक्चुअल में ऐसा होता है कि नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन मूवीज में कुछ इसी तरीके से दिखाया जाता है, तो वो भी क्वांटम इंटेंगलमेंट का ही एक एग्जाम्पल होता है। ठीक है, ये टर्म आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये जो क्वांटम एंटेंगलमेंट है, ये कितनी भी डिस्टेंस पे हो सकते हैं दो पार्टिकल्स, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनकी इंफॉर्मेशन जो है वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है। लाइक अगर ये अनंत डिस्टेंस पे भी चले जाएं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी चले जाएं, और आपने बी पर्सन को ग्रीन कलर की टी शर्ट में देख लिया, इमीडिएटली आपको ए के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट टार्डिग्रेड्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये एक माइक्रोस्कोपिक
मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है। माइक्रोस्कोपिक मतलब ये बहुत छोटा है, और मल्टी सेल्यूलर का मतलब है ये बहुकोशिकीय है, इसमें एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं। ठीक है, इसको हम कुछ और नाम से भी जानते हैं, लाइक वाटर बियर्स या फिर मॉस पिगलेट्स। अब टार्डिग्रेड्स जो हैं आपको कई एनवायरनमेंट में देखने को मिल जाते हैं। ये आपको ज़मीन पर भी मिल जाएंगे, ये आपको पानी में भी मिल जाएंगे, फ्रेश वाटर में मिल जाएंगे, और आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिक में कहीं भी ये पाए जाते हैं, है ना। तो इनकी जो टॉलरेंस लेवल होता है वो काफ़ी हाई होता है। तो ये चीज़ इसके बारे में थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हमारे कुछ बड़े बड़े शहर लाइक दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र में CEIR प्रोजेक्ट को लागू किया गया है। अब ये CEIR करता क्या है एक्चुअल में? आपके फ़ोन में आपने IMEI तो ज़रूर देखा होगा, कभी ना कभी आपने ट्राई किया होगा, *#06#, ओके। तो यहाँ पर आपका IMEI आ जाता है इससे, और IMEI जब आप देखते होंगे तो ये एक 15 डिजिट का नंबर है। ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है पहले तो। अब ये 15 डिजिट का नंबर एक्चुअल में करता क्या है? देखिए, IMEI नंबर आपके फ़ोन में जो सिम एक्टिवेट हो रहे होते हैं ना, वो इसी नंबर के कारण चल रहे होते हैं। अगर इस नंबर को ब्लॉक कर दिया जाए तो आपके मोबाइल में कोई भी सिम कार्ड यूज़ नहीं कर पाएंगे आप, मतलब वो काम ही नहीं करेगा। सो बेसिकली जो सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर है, ये हमारे देश में कार्यरत सभी मोबाइल ऑपरेटर के 15 डिजिट के IMEI नंबर का एक डाटाबेस बनाता है। ठीक है, मतलब हमारे देश में जितने भी फ़ोन हैं, नोकिया का हो गया, या मैं पर्टिकुलर किसी ब्रांड की बात नहीं कर रहा, जितने भी फ़ोन्स हैं उन सभी के IMEI नंबर का ये एक रजिस्टर बनाएगा। अब सर रजिस्टर बना के क्या फ़ायदा होगा? रजिस्टर बना के ये फ़ायदा होगा कि मान लीजिए कभी किसी व्यक्ति का फ़ोन चोरी हो गया और उसका मिसयूज़ किसी दूसरे व्यक्ति ने कर लिया, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए यदि हम ऐसा रजिस्टर बना लेते हैं तो कोई भी एक व्यक्ति यदि कंप्लेंट करेगा CEIR के पास, तो ऐसे में उसके IMEI नंबर को ब्लॉक कर दिया जाएगा, और फिर कोई भी यूज़र इसमें दूसरा सिम कार्ड यूज़ करने की कोशिश करेगा तो वो इसमें कभी भी वर्क नहीं करेगा, और आप अपराध होने से बचा पाएंगे। ठीक है, आप आई होप कि आपको CEIR समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसमें बहुत सारे इसको लागू कौन कर रहा है? सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़फुल होता है, क्योंकि ये फ़ोन थेफ्ट जैसी समस्याओं को कम कर देगा। क्योंकि जब व्यक्ति को ये पता लग जाएगा कि फ़ोन को चोरी करने के बाद भी उसमें मैं कोई सिम यूज़ नहीं कर सकता, तो वो इसको चुराएगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद कंज्यूमर के इंटरेस्ट को भी ये प्रोटेक्ट करेगा। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की भी ये हेल्प कर देता है। मान लीजिए उनको कोई फ़ोन ब्लॉक करवाना हो किसी टेररिस्ट का, या कुछ इस तरीके के जो लोग होते हैं जो टेरर फैलाने का काम करते हैं या इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट करने की कोशिश करते हैं, तो उसे ये ब्लॉक कर सकता है। उसके बाद यहाँ एक बात ये ध्यान रखिएगा कि खुद लोग, मतलब मान लीजिए आपके पास एक फ़ोन है, आप अपनी IMEI को ब्लॉक करवाना चाहते हैं, तो आप भी CEIR सिस्टम में एक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं इसके ब्लॉकिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, ये एक मल्टी स्टेक होल्डर सिस्टम है। इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, लाइक डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, पुलिस हो गया, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर हो गए, यूज़र हो गए, ये सारे चीज़ इसमें इंक्लूडेड रहती हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपका यहाँ फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑल्टीमीटर। सॉरी, ऑल्टीमीटर क्या होता है? रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये बोला गया है कि जो हमारी न्यू 5G टेक्नोलॉजी है ना, वो कुछ प्रकार के क्रूशियल इंस्ट्रूमेंट को नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे कि ऑल्टीमीटर। ऑल्टीमीटर क्या है? ये एक हाइट को नापने का, यानी ऑल्टीट्यूड को नापने का एक उपकरण है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एविएशन सेक्टर में। लाइक आपको अगर ये देखना है कि कोई प्लेन अर्थ से कितने डिस्टेंस पर ट्रेवल कर रहा है, मतलब कितनी ये हाइट पर है, कितने ऑल्टीट्यूड पर है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑल्टीमीटर के द्वारा प्रदान की जाती है। इतना ही नहीं, अगर आपको लैंडिंग भी करानी है ना प्लेन की, तो भी ऑल्टीमीटर की आपको आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए कि आप कितनी हाइट पर हैं सरफेस से, तभी आप सही से लैंड कर पाएंगे। और जो डेंजरस करंट चल रही होती हैं, लाइक जो तेज हवाएं चल रही होती हैं, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देने का काम ऑल्टीमीटर के द्वारा किया जाता है। ऐसे में यदि 5G टेक्नोलॉजी इस जो उपकरण है इसको नुकसान पहुंचाती है, तो ये काफ़ी हानिकारक होगा, इससे काफ़ी लाइफ को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये एक चेतावनी इनके द्वारा दी गई है। तो आई होप अल्टीमीटर आपको समझ में आ गया होगा, ये एल्टीट्यूड को नापने का एक मीटर है। नेक्स्ट है वेब 3.0।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी 2022 में इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो वेब 3.0 न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट लोग या फिर कहें फर्म्स वेब 3.0 स्टार्टअप में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा होने वाला है, इसकी मांग बहुत ज़्यादा होने वाली है। अब वेब 3.0 को समझने से पहले आप वेब 1.0 और 2.0 को समझिए, आखिर ये क्या होते हैं। देखिए, वेब 1.0 को हम स्टैटिक वेब कहते हैं, जो लगभग हम कह सकते हैं कि इंटरनेट की स्टार्टिंग है। 1990 में ये स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर केवल रीड ओनली सिस्टम था। मतलब ये एक प्रकार की वेबसाइट है जिस पर आप केवल रीडिंग कर सकते हैं, लाइक गूगल हो गया, याहू हो गया। तो ये सारी जो चीजें थी ना, ये वेब 1.0 के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो यहां आप किसी भी इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं, इंटरेक्शन नहीं कर सकते, आप उसमें कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते। ये सारी चीजें वेब 1.0 में आती थी। जब वेब 2.0 आया तो हमने इसको सोशल वेब का नाम दे दिया। अब सोशल वेब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने इसको इंटरेक्टिव बनाया है। अब आप यहां लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो वेब 2.0 के एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, लाइक फेसबुक का डेवलपमेंट होना, इंस्टाग्राम का डेवलपमेंट होना। ये सभी वेब 2.0 के एग्जाम्पल्स हैं जहां पर इंटरेक्शन हो रहा है। तो इसमें हमने बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, लाइक जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया, HTML5 का इस्तेमाल किया, CSS3 का इस्तेमाल किया। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी यहां पर इस्तेमाल हो रही है। अब समझिए वेब 3.0 क्या होगा। सर, वेब 3.0 एक नेक्स्ट जनरेशन का वेब इवोल्यूशन है। यहां पर हम वेब को एक नए लेवल पर लेकर जाने वाले हैं और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होगा। ठीक है, तो और ज्यादा इसको इंटरेक्टिव बनाना, और ज्यादा इसको इंटेलिजेंट बनाने के लिए, इंफॉर्मेशन को और बेटर बनाने के लिए हम वेब 3.0 का यूज करेंगे। तो इसका फ्यूचर काफी ज्यादा होने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको वेब 3.0 के बारे में ध्यान रखनी है। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स भी मैंने दे दिए हैं वेब 1.0 में, कि ये केवल रीड ओनली था और इसमें गूगल, याहू, इन सारे MSN, इन सारे चीज़ों का यूज़ किया जाता था। वेब 2.0 में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब आ गए। वेब 3.0 आपका डिसेंट्रलाइज होने वाला है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है परम प्रवेग। परम प्रवेग बेसिकली एक सुपर कंप्यूटर है। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने परम प्रवेग यानी कि एक मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर को भारत में इंस्टॉल किया है। अब यहाँ पर पहले तो थोड़ी थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन ध्यान रख लीजिए, जो एकदम टू द पॉइंट आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से याद होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, इसको डिजाइन किया है सीडेक के द्वारा, यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा। ये भारत का वन ऑफ द लार्जेस्ट कंप्यूटर है, या फिर हम ये कहें कि इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में स्थापित होने वाला ये अभी तक का सबसे लार्जेस्ट कंप्यूटर है। ठीक है, तो परम प्रवेग का नाम आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसको नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, लाइक आप कंप्यूटर से क्या क्या कर सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, आप एजुकेशनल पर्पज से इसको यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं कंप्यूटर के। तो अगर एप्लीकेशन पर कोई क्वेश्चन आएगा आप उसमें फंसेंगे नहीं। आपको जनरली सोचना है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हैं, तो परम प्रवेग वो सारे काम कर सकता है। ओके, उसके बाद पेटाफ्लॉप्स नाम का एक टर्म है जो सुपर कंप्यूटर के संदर्भ में आपको पता ही होना चाहिए। तो देखिए बेसिकली होता क्या है, जब हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की, तो ये सुपर कंप्यूटर कब कहलाएगा, जब इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। ठीक है, और परफॉर्मेंस को आप किसी ना किसी यूनिट में मेजर करेंगे। तो इसको मेजर करने के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं उसका नाम है फ्लॉप्स, यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, फ्लॉप्स, इसका हम यूज करते हैं। तो ये पेटाफ्लॉप्स जो है वो एक यूनिट है जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड या फिर कहें परफॉर्मेंस को नापती है। अब नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लीजिए। इसको 2015 में स्टार्ट किया गया था। इसके लिए जो पेरेंट बॉडी है वो मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत यहाँ पर दो मिनिस्ट्री का यहाँ पर पेरेंट बॉडी है। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT हो गई और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। नोडल एजेंसी की बात करें तो यहाँ पर दो नोडल एजेंसी हैं, जिसमें एक है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी सीडेक जो पुणे में है, और IISC जो बेंगलुरु में है। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है परम गंगा। सर परम गंगा क्या है? अगेन ये एक सुपर कंप्यूटर है। जितने भी ऐसे टर्म्स आएंगे ना परम नाम से, आप समझ जाइएगा कि ये सुपर कंप्यूटर है।
और इसको कहाँ पर कमीशन किया गया है, आईआईटी रुड़की में इसको इंस्टॉल किया गया है। अब यहाँ पर इसको डेवलप किसने किया है, इस्टेब्लिश किसने किया है, तो सीडेक में आप इसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद सुपर कंप्यूटर की बात करें यदि भारत में इसके इतिहास की, तो पहला सुपर कंप्यूटर जो भारत में स्थापित हुआ था उसका नाम था परम 8000। उसके बाद परम शिवाय को भी ध्यान रख लीजिएगा, ये पहला ऐसा सुपर कंप्यूटर है जिसको इंडिजिनसली असेंबल किया गया था और ये असेंबल हुआ था आईआईटी बीएचयू में। उसके अलावा बहुत सारे परम नाम से हमारे पास कंप्यूटर हैं, परम शक्ति, परम ब्रह्म, परम युक्ति। तो परम नाम से जितने भी ये सारे आपके कंप्यूटर्स होंगे ये सुपर कंप्यूटर्स कैटेगरी में आते हैं, इनके नाम आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। सर M2M कम्युनिकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन। तो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन न्यूज में इसलिए है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन को और ज़्यादा बेटर बनाएंगे। मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन एक्चुअल में हमारी डिवाइसेस के बीच का एक कम्युनिकेशन है जहां पर डिवाइस अपने आप कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करती हैं और इसमें आपको ह्यूमन की आवश्यकता नहीं होती। लाइक फॉर एग्जांपल आप एक कार में ड्राइव कर रहे हैं और आपने कार के आपकी मान लीजिए कार के सामने 10 मीटर की दूरी पर एक दूसरी कार है और आपने 10 मीटर की दूरी पर ब्रेक लगा दी है। तो आपकी कार क्या करेगी, उसको लर्न कर लेगी कि अच्छा सामने 10 मीटर की डिस्टेंस पर अगर कार होगी तो मुझे ब्रेक लगाना है। तो इन फ्यूचर ऑटोमेटिक जब ये कार चलेगी ना तो आपके आगे अगर 10 मीटर पर कोई दूसरा व्हीकल आ जाएगा तो कार अपने आप स्टॉप हो जाएगी। सो दिस इज मशीन लर्निंग। सो ये किस चीज पर बेस्ड होगा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होगा। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में अगर हम बात करें इसके थोड़े से बैकग्राउंड की, तो इसका क्रेडिट दिया जाता है थियोडोर पराश केवाकोस को। ठीक है, तो ये इसके जो है फाउंडर हैं, इन्होंने स्टार्ट किया था और पहली बार इन्होंने इसका यूज़ कहाँ पर किया था, टेलीफोन लाइंस के ऊपर डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इसका यूज़ किया था। उसके बाद इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक आप इसको सेंसर इसमें यूज़ करते हैं, आप RFID यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो अब ये RFID जो है ये क्या होता है इसके बारे में हालांकि एक सेपरेट टॉपिक भी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, सो डोंट वरी फॉर डैट। उसके बाद वाईफाई और सेल्यूलर कम्युनिकेशन, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की बात मैंने करी ली है, ये इसी पर बेस्ड होती है। उसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये इस पर भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो काम करता है वो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन पर ही काम करता है। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है आपकी जो सारी डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगी। ये कुछ इस तरीके का होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल आप अपने घर से ड्रेस पहनकर ऑफिस के लिए निकलते हैं और आपने अपना जो एसी है उसको ऑन छोड़ दिया है, तो जैसे ही आप गेट से बाहर निकलेंगे आपका एसी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आप जब अपने घर से बाहर निकलेंगे तो आपकी गाड़ी का दरवाज़ा अपने आप खुल जाएगा, उसको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप आपको डिटेक्ट कर लेगा कि पर्सन जो है वो आ रहा है और अब मुझे डोर ओपन करना है। उसके बाद आप ऑफिस जाएंगे, ऑफिस से जब आप थोड़ी सी डिस्टेंस पे होंगे, लाइक 10 मीटर के डिस्टेंस पे हैं या फिर आपको पहुंचने में 5 मिनट लगेंगे ऑफिस पहुंचने में, तो आपका एसी अपने आप ऑन हो जाएगा, आपके रूम को ठंडा कर देगा। तो ये सारी जो चीज़ें चल रही होती हैं ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसमें आपकी सारी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहती हैं और ये तभी पॉसिबल है जब मशीनों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन हो रहा हो। उसके बाद इसके यूजेस मल्टीपल हैं। देखिए आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, हेल्थ केयर में यूज़ कर सकते हैं, आप बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ट्रैक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसके एप्लीकेशन पर आपको एक जनरल बात ध्यान रखनी है कि मशीनों के बीच का इंटरेक्शन है तो हर जगह लगभग इसकी पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। तो प्रीलिम्स में अगर कोई इसका एप्लीकेशन पर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें फंसिएगा मत। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस। सर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस के बारे में तो हम सभी जानते हैं, है ना, कि ये सैटेलाइट के थ्रू दी जाने वाली एक वाईफाई सेवा है और इसमें अभी रिसेंटली जियो प्लेटफॉर्म और लग्जमबर्ग ने जो है एक जॉइंट वेंचर स्थापित किया है और इसके माध्यम से ये हमारे देश में कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं। अब इनकी जो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी वो मल्टी ऑर्बिट स्पेस नेटवर्क के थ्रू होगी, मतलब यहाँ पर हम अलग अलग ऑर्बिट में अपने सैटेलाइट्स को स्थापित करेंगे और फिर इंटरनेट सेवाओं को भारत में प्रदान करेंगे। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो जॉइंट वेंचर अभी बना है जियो के बीच में और लग्जमबर्ग के बीच में, इस जॉइंट वेंचर के द्वारा इंटरनेट सर्विस केवल इंडिया में प्रोवाइड की जाएगी, इंडिया से बाहर
ये अपनी सर्विस को प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसमें अलग अलग ऑर्बिट में सैटेलाइट होंगे। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होगा, जियो इक्वेटोरियल ऑर्बिट में होगा, उसके बाद मीडियम अर्थ ऑर्बिट में होगा। ठीक है, अभी आपने सुना होगा कि एक स्टारलिंक नाम की कंपनी है, ये भी हमें सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इनके जो आप कह सकते हैं सैटेलाइट्स हैं वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में है। सो इतना सा डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पर जो हमारी सर्विस अभी जो स्टार्ट की जा रही है, इसके अंतर्गत GEO MEO इन सब में आपके सैटेलाइट्स रखे जाएंगे, बल्कि स्टारलिंक के जो हैं वो केवल लोअर अर्थ ऑर्बिट में होंगे। ठीक है, और ये आपको स्पीड बहुत अच्छी प्रोवाइड करेगा। 100 Gbps की स्पीड आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है कि ये केवल इंडिया में रहेगा, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती हैं जहाँ पर आपको सर्विस इंडिया से बाहर प्रोवाइड करनी हो, तो ऐसे में कुछ सर्विस हमारे मैरीटाइम कस्टमर्स को प्रोवाइड की जा सकती हैं, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ कुछ सर्विस प्रोवाइड की जा सकती हैं, लेकिन ये केवल लिमिटेड कंडीशंस में ही होंगी। ठीक है, तो ये हो गया सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस। नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली DRDO और IIT दिल्ली की एक जॉइंट टीम बनी थी, और इस टीम के द्वारा प्रयागराज और विंध्याचल के बीच में एक क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है। अब यहाँ समझिए कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। यहाँ टोटल 3 वर्ड्स हैं। फर्स्ट इज क्वांटम। क्वांटम वर्ड का यहाँ मतलब है कि हम इसमें क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल का यूज कर रहे हैं। सेकंड टर्म इज की। सर की का मतलब है इनक्रिप्शन की, मतलब यहां पर जो डेटा ट्रांसफर किया जा रहा है उसको इनक्रिप्ट किया जा रहा है एक की के माध्यम से। और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि इस की को डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा रहा है, और डिस्ट्रीब्यूट किसके बीच में होगा, जहां पर आप कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पर्सन ए से पर्सन बी के बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इस डेटा को इनक्रिप्शन करने के लिए आपने एक की को यूज किया, और फिर इस की को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन दोनों पर्सन के साथ, ताकि ये अपने डेटा को डिक्रिप्ट भी कर सके। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के। ठीक है, अब यहां पर ये कम्युनिकेशन मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से चल रहा होता है। उसके बाद यहां पर जो भी डेटा ट्रांसफर किया जाता है, या फिर हम कहें कि इनक्रिप्शन की को ट्रांसफर किया जाता है, तो ये क्वांटम बिट्स के रूप में किया जाता है। इस पर यूपीएससी ने 2022 में क्वेश्चन भी पूछा था, क्यू बिट्स पर। तो ये हो गया आपका क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो की हम बना रहे हैं इनक्रिप्ट करने के लिए, इसको हम क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल के माध्यम से इनक्रिप्ट करते हैं। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है, लाइक ए व्यक्ति ने एक मैसेज भेजा हेलो। ठीक है, अब इसको क्या किया जाएगा, इसको क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल के माध्यम से कुछ डिफरेंट कीवर्ड्स में चेंज कर दिया जाएगा, लाइक ऐसे। अब इसका मतलब किसी को समझ में नहीं आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन जब ये बी व्यक्ति के पास पहुंचेगा, इसके पास डिक्रिप्शन की रहेगी, और ये इस मैसेज को डिक्रिप्ट करके पढ़ लेगा कि किसी ने मुझे हेलो भेजा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम कर रहा होता है। आई होप कि आपको सिंपल तरीके से ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएबल रिफ्रेश रेट। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि गूगल के द्वारा वेरिएबल रिफ्रेश रेट को टेस्ट किया जा रहा है। अब आप ये समझिए कि आखिर ये होता क्या है। देखिए, जब भी आप किसी वीडियो को देख रहे होते हैं, या फिर अपनी स्क्रीन पर, अपनी डिस्प्ले पर कोई भी चीज को ब्राउज कर रहे होते हैं, कोई भी चीज को देख रहे होते हैं, तो आपकी जो स्क्रीन है वो कंटिन्यूअसली रिफ्रेश होती रहती है। यदि हमारी मोबाइल स्क्रीन रिफ्रेश नहीं होगी, तो इसकी वजह से आपका जो डिवाइस है वो काफी ज्यादा अटक अटक कर चलेगा, और आप उससे इरिटेट हो जाएंगे। और कभी कभी होता भी है, लाइक पुराने मॉडल्स के अगर आप डिवाइस को यूज करने लग जाएं, तो वो काफी ज्यादा हैंग होता है। वो हैंग इसीलिए होता है क्योंकि उसकी जो डिस्प्ले है वो सही से रिफ्रेश नहीं हो पाती। सो वेरिएबल रिफ्रेश रेट क्या है, इट इज द रेट ऑफ योर डिस्प्ले। सो कितने टाइम्स आपकी डिस्प्ले रिफ्रेश हो सकती है, उसी रेट को हम वेरिएबल रिफ्रेश रेट कहते हैं। आपकी डिस्प्ले जितनी ज्यादा रिफ्रेश हो पाएगी एक सेकंड के अंदर, उतनी ही ज्यादा आपकी क्वालिटी बढ़ेगी, आपका जो डिवाइस है वो उतना ही स्मूथ चलेगा। ठीक है, और इसको हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में। तो 30 हर्ट्ज की डिवाइस हो सकती है आपकी डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज की हो सकती है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो ये मैंने बता दिया कि जितना ज़्यादा हायर रिफ्रेश रेट होगा, उतना ही आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस बढ़ेगा। इसको हम कुछ और नाम से भी जानते हैं, लाइक डायनेमिक रिफ्रेश रेट कह सकते हैं, अडाप्टिव रिफ्रेश रेट कह सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो जाता है। उसके बाद
नेक्स्ट टॉपिक इज नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्यों न्यूज में है, क्योंकि गूगल पे के द्वारा रिसेंटली भारत में एक न्यू फीचर को लॉन्च किया गया है और इस फीचर का नाम है टैप टू पे फॉर यूपीआई। और ये एक कोलैबोरेशन है गूगल पे और पाइन लैब्स के बीच में, और इनमें जो टेक्नोलॉजी को यूज किया है वो है नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब देखिए, समझने की कोशिश करिए कि आखिर ये है क्या। सो फर्स्ट थिंग आप ये समझे कि टैप टू पे यूपीआई होता क्या है। अक्सर जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो इस ट्रांजैक्शन में आपने क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके किसी के कोड को स्कैन किया होगा और पेमेंट को इनिशिएट किया होगा, या फिर आपने मैनुअली भी किसी व्यक्ति के नंबर को डालकर उसको पेमेंट किया होगा। बट यहाँ टैप टू पे का मतलब ये है कि आप अपने फ़ोन को लेकर जाएंगे और फ़ोन को अपने एक पीओएस डिवाइस के साथ टच करेंगे और टच करने के बाद जो आपका पेमेंट है वो इनिशिएट हो जाएगा। ठीक है, अगर टच नहीं भी करते हैं तो विद इन फ्यू सेंटीमीटर्स भी आप इस डिवाइस को अगर उसके क्लोज लेकर जाएंगे पीओएस मशीन के, तो भी आपका पेमेंट डन हो जाएगा। मतलब कोई क्यूआर कोड आपको स्कैन नहीं करना, कोई आपको यहाँ पे मैनुअली नंबर डालने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पीओएस मशीन से फोन को टच करा दीजिए, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव चीज है ये। अब ये यूज कौन सी टेक्नोलॉजी करती है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब ये एक शॉर्ट रेंज की वायरलेस कनेक्टिविटी है। ठीक है, अब शॉर्ट रेंज का मतलब है आपको किसी भी डिवाइस के क्लोज अपने फोन को लेकर जाना पड़ेगा, तभी आप इस पेमेंट को इनिशिएट कर पाएंगे। उसके बाद यहां पर डेटा को ट्रांसफर करने के लिए जो है किस चीज को यूज कर रहे हैं यहां पर, अभी आगे बात करते हैं इसमें इस वाली स्लाइड में नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है इसको आप यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो आप बिल पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपने कोई शॉपिंग की, आपने कुछ परचेज किया, तो उसके पेमेंट के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप बिजनेस कार्ड को एक्सचेंज करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, कुछ कूपन्स वगैरह आपको शेयर करने हैं, डाउनलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट शेयर करने हैं, तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ लाइक समथिंग, जैसे आपने कुछ एप्लीकेशन को शेयर किया होगा हैंग करके मोबाइल को, तो उसी तरीके से ये कुछ हो रहा होता है। अब यहाँ पर एनएफसी वर्क कैसे करती है? ये डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स के द्वारा। तो ये आपको एक बात ध्यान में रखनी है। अब यहां पर देखिए, इसको यूज करने के लिए दोनों ही डिवाइसेस में एनएफसी चिप होनी चाहिए। लाइक आपका जो फोन है, यदि उसमें एनएफसी इनेबल है तभी आप एनएफसी कम्युनिकेशन के थ्रू अपने पेमेंट को डन कर पाएंगे। ठीक है, तो आपकी जो पीओएस डिवाइस है उसमें भी एनएफसी चिप होनी चाहिए और आपके फोन में भी एनएफसी चिप होनी चाहिए, तभी आप इस सर्विस का लाभ उठा पाएंगे। और ये बहुत शॉर्ट रेंज का जो है एक कम्युनिकेशन होता है, इसीलिए काफी ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि जितना ज्यादा आपका डिस्टेंस होगा कम्युनिकेशन का, उसके हैक होने की संभावना उतनी ही ज्यादा हो जाती है। तो इसमें फिजिकली टच नहीं करना पड़ता, कभी कभी आप कुछ सेंटीमीटर की दूरी से भी इसको यूज कर सकते हैं। इसके अदर एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकते हैं? आप पेमेंट सर्विस के लिए कर सकते हैं। आप कोई, अगर आपको पेशेंट को देखना है, उसको मॉनिटर करना है, तो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वाईफाई सेटअप करना है, ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट करना है, तो भी इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, वायरलेस चार्जिंग के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो मल्टीपल इसके एप्लीकेशन हो सकते हैं। उसके बाद ये मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से वर्क करता है। आपको अपने स्मार्टफोन को डिवाइस के पास लेकर जाना होता है, फिर आपका पेमेंट डन हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्प्लिंटर नेट। स्प्लिंटर नेट यूज में इसलिए है क्योंकि रशिया के द्वारा यूक्रेन पर इन्वेजन कर दिया गया था, और इस कंडीशन में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो लगातार रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रही हैं। तो यहां पर इंटरनेट को भी कंट्री स्पेसिफिक बनाया जा रहा है। ठीक है, स्प्लिंटर नेट का मतलब होता है अलग अलग कंट्री में इंटरनेट का अलग अलग होना, वहां पर सर्विसेज का अलग अलग होना। ठीक है, तो डिफरेंट पावर्स के अंतर्गत जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जा रही हैं उसी के डिफरेंट होने को हम स्प्लिंटर नेट कहते हैं। ठीक है, मतलब स्प्लिंट हो रहा है नेट। उसके बाद इसको हम कुछ और अदर नाम से भी जानते हैं, लाइक साइबर ब्लैकेनाइजेशन भी कह देते हैं, या इंटरनेट ब्लैकेनाइजेशन भी कह देते हैं। तो ऐसे टर्म्स थोड़े से आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सर वीपीएन क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क न्यूज में इसलिए है क्योंकि सर्टेन के द्वारा रिसेंटली वीपीएन प्रोवाइडर्स के लिए कुछ डायरेक्टिव्स दिए गए हैं। अब ये डायरेक्टिव्स क्या हैं इसको समझिए। पहली चीज तो यहां पर ये बोली गई है कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के अंतर्गत जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो यूजर के डेटा को कम से कम 5 साल के लिए मेंटेन करेंगे। सो ये इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो ये अपने आप में टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है।
उसके बाद जो वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर हैं वो इस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है और वो ये कह रहे हैं कि यदि हम यूज़र का डेटा 5 साल तक सेव करने लगेंगे तो ऐसे में यूज़र की प्राइवेसी को इससे खतरा हो जाएगा। मतलब आप सीधे सीधे अगर इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएंगे तब तो आप पब्लिक हैं ही हैं, लेकिन यदि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी आपके डेटा को सेव करने लग जाएं तो ऐसे में आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, आपकी प्राइवेसी को थ्रेट हो जाएगा। अब एक्चुअल में समझिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क किस तरीके से काम करता है, तो आपको ये सारी चीजें अपने आप क्लियर होती रहेंगी। देखिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के अंतर्गत सबसे पहले तो आप देखिए नॉर्मल नेटवर्क क्या होता है। जब आप नॉर्मली इंटरनेट से जुड़े हुए होते हैं तो आपका जो आईपी एड्रेस होता है डिवाइस का वो सीधे इंटरनेट पर शेयर हो जाता है। लाइक आप अपने फोन का आईपी एड्रेस देख सकते हैं, आप अपने लैपटॉप का आईपी एड्रेस देख सकते हैं। तो जब आप बिना वीपीएन के ब्राउजिंग करते हैं तो आपका जो आईपी एड्रेस है वो डायरेक्टली इंटरनेट पर शेयर हो जाता है और इंटरनेट पर आईपी शेयर होने की वजह से कोई भी हमें इजीली ट्रैक कर पाएगा, हमारी लोकेशन को ट्रैक कर पाएगा। बट हम चाहते हैं कि हमें कोई भी ट्रैक ना कर पाए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, वीपीएन को यूज करना पड़ता है। और वीपीएन में हम क्या करेंगे, जैसे कि ये हमारा लैपटॉप है, इस पर हम ब्राउजिंग कर रहे हैं, हमने इसको वीपीएन सर्वर से कनेक्ट कर दिया। वीपीएन सर्वर से कनेक्ट होने के बाद एक न्यू आईपी जनरेट होगी, मतलब हमारे ओरिजिनल लैपटॉप की जो आईपी है उससे डिफरेंट एक आईपी जनरेट होती है वीपीएन सर्वर के द्वारा और आपके कनेक्शन को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। मतलब इस आईपी को आप कोई भी देख नहीं सकता, आईपी को एकदम ब्लॉक कर दिया जाता है, मास्क कर दिया जाता है और फिर ये इंटरनेट से कनेक्ट होती है। तो जब आईपी को मास्क कर दिया गया है, कोई इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, तो आपकी लोकेशन को भी ट्रैक नहीं किया जा सकता। लेकिन गवर्नमेंट का डिसीजन ये है कि वीपीएन सर्वर पर जो भी डेटा आप इनक्रिप्ट करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन को भी आपको 5 साल तक सेव करके रखना है। तो इसीलिए अब बोल रहे हैं कि सर इंक्रिप्शन का मतलब ही क्या हुआ, फिर अगर हम यूजर के डेटा को 5 साल तक सेव करेंगे तो प्राइवेसी को तो वैसे ही खतरा हो गया। आई होप कि अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद ये सारी बातें मैंने बताई दी हैं कि ये एक सेफ नेटवर्क कनेक्शन बना देता है, आपके आईपी एड्रेस को मास्क कर देता है। आईपी एड्रेस अब समझ लीजिए एक्चुअल में होता क्या है। तो आईपी एड्रेस का मतलब होता है ये आपकी डिवाइस की एक पहचान है। मतलब पूरा इंटरनेट जो है वो बहुत सारी डिवाइसेस से जुड़ा हुआ एक ब्रॉड कनेक्शन है, उसमें आपकी डिवाइस को कैसे पहचाना जाएगा, आपकी डिवाइस को एक आईपी एड्रेस के माध्यम से पहचाना जाएगा। और इसके ये जो आईपी एड्रेस है ये हेल्प करता है कुछ वेबसाइट को या फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की लोकेशन को ट्रैक करने में। ठीक है, तो मान लीजिए कोई आतंकवादी है, वो कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज करना चाहता है, इंटरनेट को वो सर्फिंग कर रहा है, तो ऐसे में आप उसके आईपी एड्रेस से उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सारे इसके कुछ लाभ होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रेडियो एक्सेस नेटवर्क या फिर रैन। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन की एक टेक्निकल आर्म है जिसका नाम है टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर। इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है वीवीडीएन टेक्नोलॉजी के साथ, तो ये न्यूज में आ गया है रेडियो एक्सेस नेटवर्क। अब इसको समझिए ये होता क्या है। ये बेसिकली एक मोबाइल नेटवर्क का सिस्टम है। देखिए नाम आपको बहुत खतरनाक से लग सकते हैं, लाइक रैन क्या है, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, लेकिन जब इसका आप प्रैक्टिकल रोज इसको आप यूज करते हैं तो प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ लेंगे तो आपके लिए ये काफी इजी हो जाएगा। सो ये एक मोबाइल नेटवर्क सिस्टम है जिसमें आपके जो मोबाइल्स हैं, आपके स्मार्टफोन हैं, आपके टैबलेट हैं, ये सभी एक नेटवर्क से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो लाइक यहाँ पर आपके जितने ये डिवाइसेस हैं ये सभी क्या करेंगे, एक टावर से जुड़े हुए होंगे, एक बेस स्टेशन से जुड़े हुए होंगे। उसके बाद इस बेस स्टेशन के द्वारा जो सिग्नल रिसीव किए जाते हैं उनको फिर ये डिजिटलाइज्ड फॉर्म में सेव करता है एक सर्वर पर और उसके बाद इसको नेटवर्क पर कनेक्ट कर देता है। ठीक है, सो ये कुछ इस तरीके से हो रहा है। लाइक आपका ये मोबाइल है, मोबाइल से आपका डेटा एक एंटीना के पास जाएगा, फिर इस एंटीना के द्वारा आपके डेटा को क्या किया जाएगा, डिजिटाइज किया जाएगा और डिजिटाइज करके ये इसको इंटरनेट पर कनेक्ट कर देगा। सिंपल प्रोसेस है, इसी चीज को हम कहते हैं रेडियो एक्सेस नेटवर्क, है ना। तो अभी आप इसको रोज यूज करते हैं अपने फोन में, आप जो भी कुछ सर्चिंग कर रहे होते हैं वो इसी तरीके से चल रहा होता है। तो ये है RAN। अब इसके बाद बात करते हैं ओपन RAN क्या है। अभी तक जो आपने पीछे सिस्टम देखा उसमें कई चीजें यूज होती हैं। लाइक एक तो हम हार्डवेयर का यूज कर रहे हैं, जैसे आप बड़े बड़े टावर्स देख रहे होते हैं, वो टावर्स आपके मोबाइल से कनेक्टेड रहते हैं, आपके डेटा को वहां पर जो है ट्रांसफर किया जाता है, वो एंटीना रिसीव करता है आपके डेटा को।
उसके बाद सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उसको डिजिटाइज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। तो मतलब रैन वाली जो सुविधा है उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का यूज किया जाता है। लेकिन जो ओपन रैन नाम की व्यवस्था होगी इसमें हम डिफरेंशिएट करेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को, और ये बेसिकली सॉफ्टवेयर सेंट्रिक रहेगा जिसमें हम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही ये सारा प्रोसेस करने का काम करेंगे। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा, इसमें मशीन लर्निंग का यूज किया जाएगा। तो यदि हम सॉफ्टवेयर सेंट्रिक होकर इस पूरे कम्युनिकेशन को इनेबल करते हैं तो इससे बेनिफिट ये होता है कि आपका एक तो कम्युनिकेशन फास्ट हो जाता है, दूसरी चीज आपकी डिप्लॉयमेंट कॉस्ट काफी कम हो जाती है, आपको ऐसे बड़े बड़े टावर्स अलग अलग जगह पर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हो गया ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क या फिर ORAN। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग। RFID टैग रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसको पहली बार अमरनाथ पिलग्रिम्स को ट्रैक करने के लिए यूज किया गया है। अब RFID टैग कुछ इस प्रकार के होते हैं और इस सिस्टम में बेसिकली दो चीजें शामिल होती हैं। एक तो हो गया टैग जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, दूसरा होता है रीडर जो इस टैग को रीड करने का काम करेगा। अब ये जो पूरी टेक्नोलॉजी चल रही होती है ना, ये रेडियो वेव्स पर आधारित होती है। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ ही है रेडियो फ्रीक्वेंसी, तो मतलब यहां रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब इस टैग के अंतर्गत जो भी इंफॉर्मेशन होती है, क्या आप इसको पढ़ पा रहे हैं? इसमें क्या लिखा हुआ है आप बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे होंगे क्योंकि ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। इसमें आपका जो हो सकता है आपका नेम हो, आपका सीरियल नंबर हो, ठीक है, तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन इसमें रखी हुई है, बट आप इसको रीड नहीं कर पाएंगे, ये इनक्रिप्टेड है। तो इसको रीड करने के लिए हमारे पास एक रीडिंग डिवाइस होती है। अब ये काम किस तरीके से करता है, देखिए यहां पर एक RFID टैग है, ये टैग एक एंटीना से कनेक्ट होता है और उसी तरीके से आपके पास एक RFID रीडर होता है। इस तरीके की मशीन आपने कुछ इसी टाइप की मशीन आपने देखी होगी कहीं मॉल्स में, ठीक है, तो वहां पर आपके जो टैग्स होते हैं उसको रीड करने का काम किया जाता है रेडियो वेव्स के थ्रू। तो ये दोनों चीजें जो हैं ये कनेक्टेड होती हैं एक एंटीना से, और एंटीना के माध्यम से ही फिर हम यहाँ पर RFID टैग को आइडेंटिफाई करते हैं कि इसके अंतर्गत क्या इंफॉर्मेशन रखी गई है। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम कर रहा होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, पैसिव भी हो सकता है और एक्टिव भी हो सकता है। एक्टिव का मतलब है इसके पास अपना पावर सोर्स है, इसमें बैटरी लगी हुई होती है, या फिर पैसिव वाले में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को भी यूज करते हैं। वर्क कैसे करते हैं, वर्किंग मैंने बताई थी कि यहाँ पर आपका जो कम्युनिकेशन है वो एक एंटीना के थ्रू हो रहा होता है। इसमें हम एक मशीन का यूज़ करते हैं जिसको हम रीडर कहते हैं और एक टैग होता है। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, और इसमें जो रेडियो वेव्स होती हैं वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी में यूज़ की जाती हैं, लाइक लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। उसके बाद ये टॉपिक आपका डन हो गया है ऑलमोस्ट। और इसको आप यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, अदर चीज़ें देख लीजिए थोड़ी सी, कि इसको इन्वेंट्री ट्रैकिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कि आपकी मॉल में क्या क्या रखा हुआ है, आपके गोडाउंस में क्या क्या रखा हुआ है। क्रेडिट कार्ड, लाइब्रेरी बुक्स, फास्ट टैग, इन सब में इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। ई पासपोर्ट जो है उसमें भी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सकता है। तो ये सारे इसके यूजेस हो गए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज 5G टेस्ट बेड। 5G टेस्ट बेड क्या है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा हमारी कंट्री में पहला 5G टेस्ट बेड जो है उसको ओपन कर दिया गया है। सो यहाँ 5G टेस्ट बेड का मतलब समझिए। देखिए, जब हमारे देश में 5G सर्विसेज लॉन्च हुई है तो ऐसे में 5G सर्विस प्रोवाइडर को अपने डिवाइसेस को चेक करना पड़ेगा, अपने जो नेटवर्क है उसको चेक करना पड़ेगा, उसकी स्पीड को चेक करना पड़ेगा। तो इन सभी के लिए आपको टेस्ट बेड की आवश्यकता होती है। अभी तक भारत में टेस्ट बेड की सुविधा नहीं होती थी, तो हमारी कंपनी जो है या फिर जो स्टार्टअप कंपनीज हैं वो देश से बाहर जाकर अपनी 5G टेक्नोलॉजी को टेस्ट करती थी। लाइक उन्होंने कोई न्यू डिवाइस बनाई है तो उसको भारत में टेस्ट नहीं कर पाएंगे यदि आपके पास टेस्ट बेड नहीं होगा, तो उनको जहां बाहर जाना पड़ता था अपनी डिवाइसेस को टेस्ट करने के लिए। लेकिन चूंकि हम आत्मनिर्भर भारत का अभियान चला रहे हैं, ऐसे में हमने अपने देश के अंदर ही 5G टेस्ट बेड को इनोग्रेट कर दिया है, और अब हमारी जो कंपनीज हैं वो भारत में ही अपनी टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर सकती हैं। ठीक है, अब ये एक कोलैबोरेशन है, इसमें बहुत सारी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो शामिल हैं, लाइक 8 इंस्टीट्यूट हैं, और इसको लेड कर रहा है IIT मद्रास। उसके बाद एक न्यू टर्म आप और ध्यान रखिएगा, 5G जब चल ही रहा है इतना ज़्यादा न्यूज़ में, तो 5GI भी समझ लीजिए। 5GI क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है 5G रेडियो इंटरफेस टेक्नोलॉजी। जनरली इसको 5GI के नाम से जाना जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में सीधे सीधे आपसे पूछ सकता है। ये बेसिकली एक लोकली डिजाइंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है, और इसको डिजाइन किया है IIT हैदराबाद, मद्रास और सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी के द्वारा।
अब ये काम किस तरीके से करता है, देखिए जनरली सभी जो देश हैं वो 5G टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन 5G टेक्नोलॉजी के साथ प्रॉब्लम ये है कि एक तो इसका रेंज बहुत कम है, ठीक है, और ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी को यूज करता है। अब इसकी वजह से अलग अलग कंसर्न हैं, जैसे अभी हमने एक अमेरिका वाला देखा था, एविएशन में एक जो आल्टीमीटर होता है उसको ये प्रभावित कर सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम इसके साथ बनी हुई हैं। लेकिन जो 5G आई टेक्नोलॉजी है ये लोकली डिजाइंड है ना। इसमें क्या होगा, ये 5G स्टैंडर्ड का एक ऑल्टरनेटिव होगा जिसमें रेंज तो ज्यादा होगी लेकिन ये लोअर फ्रीक्वेंसी को यूज करेगा। तो जस्ट अपोजिट कर रहे हैं, यहां पर रेंज कम थी तो 5G आई में रेंज तो हम बढ़ा देंगे और हाई फ्रीक्वेंसी को कम कर देंगे। तो ये एक ऑल्टरनेटिव हो गया। उसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, इसको आप कई जगह पर यूज कर सकते हैं। लाइक विलेजेस में भी अगर आपको 5G सर्विसेज को पहुंचाना है तो आप 5G आई के माध्यम से इसको पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इसकी रेंज बहुत बड़ी है ना, आप आराम से किसी भी विलेज में इसको स्थापित कर सकते हैं। ये कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी यहां पर कम यूज की जा रही है। उसके बाद यहां पर कोई लैग नहीं होगा। देखिए अक्सर होता क्या है, जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है, 4G या 5G लॉन्च होता है तो वो बड़े बड़े शहरों में लॉन्च कर दिया जाता है और छोटे छोटे जो शहर हैं या फिर छोटे जो विलेजेस हैं वहां पर काफी लंबा वेट करना पड़ता है आपको इस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए। लेकिन जब हम 5G आई टेक्नोलॉजी को लॉन्च करेंगे भारत में तो एक ही टाइम पर जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं वहां पर 5G लॉन्च हो जाएगा और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर 5G आई लॉन्च हो जाएगा। तो यहां कोई लैग नहीं है, आप 5G सर्विसेज को ऑन टाइम यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक है 5G आई। नेक्स्ट टॉपिक इज परम पोरुल सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इस सुपर कंप्यूटर को अभी रिसेंटली NIT तिरुचिरापल्ली में कमीशन किया गया है और ये भी कमीशन किया गया है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत। अब इस पर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, जो बेसिक पॉइंट्स थे इस NSM के बारे में वो हमने पढ़ लिए हैं। अब ये सुपर कंप्यूटर के बारे में थोड़ी स्पेसिफिकेशन देख लीजिए कि इसको हम अलग से क्यों डिस्कस कर रहे हैं। रीजन ये है कि इस सुपर कंप्यूटर को बनाने के लिए जितने भी हमें कंपोनेंट्स चाहिए थे वो सारे कंपोनेंट को भारत में ही डिज़ाइन किया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है और साथ में इसको असेंबल भी इंडिया में ही किया गया है। और इससे बड़ी बात, जो इस सुपर कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं उसको भी भारत में डिज़ाइन किया है और इसको डिज़ाइन किया है CDEC ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप जानते ही हैं कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का हमेशा एक ऑब्जेक्टिव रहा है मेक इन इंडिया का। तो ऐसे में यदि हम सुपर कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को भारत में बना रहे हैं, इसके सॉफ्टवेयर्स को भारत में बना रहे हैं, तो ये मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव को काफ़ी मजबूत बनाता है। एक बात और आपको ध्यान रखनी है इस कंप्यूटर के बारे में, वो ये है कि इसके अंतर्गत हमने किस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है। तो टेक्नोलॉजी का नाम है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी। अब देखिए, जो भी आपने अभी तक के ट्रेडिशनल कंप्यूटर देखे होंगे अपने घर में या फिर ऑफिसेज में, तो उसमें आपके CPU को ठंडा करने के लिए एक कूलिंग फैन का यूज़ किया जाता है और उस फैन से जो भी हॉट एयर है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो अक्सर जब आपका कंप्यूटर काम कर रहा होता है तो प्रोसेसर में काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाती है। फिर इस हीट को निकालने के लिए एक तो ट्रेडिशनल तरीका ये है, आप फैन लगा लीजिए। दूसरा, जो यहाँ पर हॉट एयर आ रही है उस हॉट एयर को आप पास कर दीजिए एक लिक्विड कूलेंट कंपार्टमेंट में। ठीक है, तो ये लिक्विड कूलेंट जो कंपार्टमेंट होगा इस एयर को काफ़ी ज़्यादा ठंडा कर देगा और आपका प्रोसेसर जो है वो आराम से वर्क कर पाएगा। क्योंकि प्रोसेसर अगर ज़्यादा गर्म हो गया तो आपके कंप्यूटर की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो चूंकि ये सुपर कंप्यूटर है, हमें इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा चाहिए, इसलिए हम लिक्विड कूलेंट टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज़ करते हैं ताकि ये हाई पावर यूजेज इफेक्टिवनेस हमें दिखा सके और इसका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी कम हो सके। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक इज परम अनंत। परम अनंत अगेन एक सुपर कंप्यूटर है और इसको IIT गांधीनगर में कमीशन किया गया है और इसको जॉइंटली डेवलप किया है CDEC के द्वारा और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IIT जो है गांधीनगर के द्वारा। तो इसमें भी स्पेसिफिकेशन वगैरह सेम रहेंगे, इसमें भी कूलेंट टेक्नोलॉजी का हमने यूज़ किया है। लेकिन इसका एक सिग्निफिकेंस है, इस सुपर कंप्यूटर को कमीशन करने के बाद भारत में जो टोटल सुपर कंप्यूटर की संख्या है वो 15 हो चुकी है और इनकी जो परफॉर्मेंस कैपेसिटी है वो 24 पेटाफ्लॉप्स हो चुकी है। सो पेटाफ्लॉप्स क्या होते हैं हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से हम इस पर नहीं जाएंगे। ये इसकी परफॉर्मेंस को मेजर करने की एक यूनिट होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज वेब 5.0। अब देखिए, हमने अभी वेब 1.0 डिस्कस किया, 2.0 डिस्कस किया, 3.0 डिस्कस किया, 4.0 पर कोई बात ही नहीं हो रही है, सीधे 5.0 पर बात हो रही है।
तो यहाँ जो ट्विटर के फॉर्मर सीईओ हैं जैक डोरसे, इन्होंने वेब 5.0 को डेवलप करने पर इंटरेस्ट दिखाया है और ये एक डिसेंट्रलाइज वेब प्लेटफॉर्म होगा। अब आप इस टर्म को समझिए कि डिसेंट्रलाइज वेब प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है। अभी तक जो हमने वेब 1.0 देखा था उसमें आपका रीड ओनली होता था, मतलब जो भी आप वेब पर देखना चाहते हैं वो केवल रीड ओनली है। आप कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च करना चाहते हैं, केवल इसको रीड कर सकते हैं। अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं था, इसीलिए 2.0 लाया गया। यहाँ पर कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर वेब 2.0 से हुई, इसीलिए हम इसको सोशल वेब भी कहते हैं। ठीक है सॉरी। उसके बाद आपका वेब पॉइंट 3.0 आया। ये और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करता है। इसमें कोई भी इंटरमीडियरी नहीं होते हैं। आपका जो डेटा है फिर भी कहीं ना कहीं तो स्टोर होता ही है इसमें भी, बट ये और ज़्यादा इंटरेक्टिव है। ठीक है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब का ये प्रयोग करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका जो डेटा है वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि यूज़र के डेटा को कहीं भी स्टोर ना किया जाए, यूज़र का डेटा खुद उसके पास ही रहे, उसकी जो आइडेंटिटी है उसको वो यूज़र आराम से प्रोटेक्ट कर पाए। इसीलिए ये जो वेब 5.0 है, इसको हम क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड वेब प्लेटफॉर्म। मतलब यहाँ पर जो डेटा है उसको कहीं भी आपको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर होता क्या है, जो ट्रेडिशनल अभी तक हमारे जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है या फिर वेब टेक्नोलॉजी है, उसमें हमारा जो डेटा होता है, लाइक एक डिवाइस है, उसका डेटा किसी सेंटर पर जाता है, यहाँ पर स्टोर होता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, ये सारी प्रोसेस होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे प्राइवेसी कंसर्न्स भी होते हैं। ओके, तो इसीलिए वेब 5.0 को डिज़ाइन किया जा रहा है। यहाँ पर एक यूज़र को अलाउ किया जाएगा कि वो अपनी आइडेंटिटी और अपने इंटरनेट कंट्रोल को खुद अपने हाथ में रखे, अपने डेटा को खुद प्रोटेक्ट कर पाए। तो यहाँ आपके लिए प्राइवेसी कंसर्न्स हट जाते हैं। और इसको डिज़ाइन किया जा रहा है फॉर्मल ट्विटर सीईओ के एक कंपनी है, बिटकॉइन बिजनेस यूनिट, और इसका एक ब्लॉक हेड है, उसके द्वारा ये डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन ध्यान रख लीजिएगा कि यहाँ पर एक्स्ट्रा डिसेंट्रलाइज्ड वेब होगा। ये एक्स्ट्रा डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब आप लोग समझ चुके हैं। एक्स्ट्रा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सारा कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा उसके। ठीक है, चलिए ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हर्मिट। हर्मिट क्या है? बेसिकली ये एक सोफेस्टिकेटेड स्पाईवेयर है और इसको इटली के द्वारा डिज़ाइन किया गया है और इसके माध्यम से आईफोन और एंड्रॉयड डिवाइसेस को टारगेट किया जा रहा है। अब हर्मिट एक्चुअल में है क्या? ये स्पाईवेयर है, लेकिन आप डिफरेंस समझ लीजिए कि स्पाईवेयर और मेलवेयर कैसे अलग होते हैं। देखिए, जो स्पाईवेयर है इसका नाम ही है स्पाई, मतलब ये आपके कंप्यूटर, आपके फ़ोन के डेटा को एक्सेस करने का काम करता है। आपकी इंफॉर्मेशन जो है, क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन, उसको जुटाने का काम करता है। वहीं यदि हम मेलवेयर की बात करते हैं तो मेलवेयर आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए होता है। तो ये हो सकता है किसी लिंक के रूप में हो या फिर किसी फाइल के रूप में हो। ओके, तो इस तरीके से मेलवेयर काम करता है। तो आपका नेटवर्क को भी ये नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो नेटवर्क को नुकसान पहुंचा सकता है, आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है ये। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं स्पाईवेयर की, तो ये नेटवर्क या कंप्यूटर को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये सिर्फ स्पाई करने का काम करता है, आपकी क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन को जुटाने का काम करता है। डिज़ाइन किसने किया है? डिज़ाइन किया है इटली बेस्ड एक आरसीएस लैब है, इन्होंने इसको बनाया है और ये कॉमर्शियल तरीके से स्पाईवेयर्स का डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद ये किसी कंप्यूटर या मोबाइल में स्प्रेड कैसे किया जाता है? तो इसको टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भेजा जाता है। टेक्स्ट मैसेज करके आपको ऐसा लगेगा कि ये किसी लेजिटिमेट सोर्स से आया है, मतलब लाइक कोई ऐसा हो सकता है कि आपकी कंपनी की तरफ से आ गया हो, तो आपको कोड से ऐसा लगेगा कि ये किसी कंपनी ने ही भेजा है। उसके बाद ये मेलवेयर अपने आप को परिवर्तित कर लेता है किसी लेजिटिमेट एप्लीकेशन में, किसी ऐसे एप्लीकेशन में ये आपको अपने आप को दर्शा लेगा जैसे कि आपको लगेगा कि इस एप्लीकेशन को हो सकता है कि मोबाइल कंपनी के द्वारा ही बनाया गया हो, और आप उस एप्लीकेशन को फिर डाउनलोड कर लेंगे अपने फ़ोन में और उसके बाद ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेगा। तो ये होता है हर्मिट। उसके बाद डिवाइसेस को ये कैसे अफेक्ट करेगा? ये कुछ पेगासस सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर की तरह है, बहुत नाम सुना होगा आपने पेगासस का, ठीक उसी तरीके से ये भी वर्क करता है। तो वर्किंग जो पूरा प्रोसेस है वो हम लोग देख ही चुके हैं। अब ये क्या क्या कर सकता है और कितना खतरनाक हो सकता है, इस चीज़ को समझिए। ये आपके फ़ोन में रहकर बिना आपको बताए रिकॉर्ड कर सकता है ऑडियो को। ये बहुत सारी अनऑथराइज्ड कॉल कर सकता है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके फ़ोन से कॉल की जा रही है। उसके बाद बहुत सारी अनऑथोराइज्ड एक्टिविटी कर सकता है, मतलब जो एक्टिविटी सरकार के द्वारा प्रतिबंधित हैं वो एक्टिविटीज़ भी ये कर सकता है।
आपके जो कैलेंडर्स हैं, आपके टारगेट्स हैं, उसको भी ये चुरा सकता है कि आप कहाँ कहाँ मीटिंग में जाने वाले हैं, आपने क्या क्या प्लान्स बना रखे हैं, उन सभी चीज़ों को चुरा लेगा। उसके बाद आपके फ़ोन के कैमरा से अपने आप फोटो भी ले सकता है। सोचिए कितना खतरनाक हो सकता है। और आपके एंड्रॉइड डिवाइस को तो ये रूट भी कर देगा, और रूट करने का मतलब होता है कि आपका कंट्रोल अपने फ़ोन पर अब नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये बहुत सारे प्राइवेसी कंसर्न हर्मिट की वजह से हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन। इसको कहते हैं शॉर्ट में लैम्डा। अब ये लैम्डा मैथ वाला नहीं है जो आप लोग पढ़ते थे 12th में या फिर ग्रेजुएशन में, ये लैम्डा अलग है। गूगल ने लैम्डा को बेसिकली गूगल ने लैम्डा को डिज़ाइन किया है, और इस लैम्डा ने एक ऐसी एबिलिटी को अचीव कर लिया है जिसके माध्यम से ये फ्री फ्लो कन्वर्सेशन कर सकती है। देखिए इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शब्द को आइडेंटिफाई करिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन। बहुत सारे एप्लीकेशन आपने ऐसे देखे होंगे जहां पर एक बोट बना हुआ होता है, ठीक है, और वो आपसे कम्युनिकेट करने का काम करता है। आप इसमें कम्युनिकेशन अगर बोल कर पाएं तो ये आपकी लैंग्वेज को भी समझ लेगा। जैसे आप इसके साथ अगर हिंदी में बातचीत करना चाहते हैं तो आप बातचीत कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं लैंग्वेज मॉडल। मतलब ये आपकी लैंग्वेज को समझेगा और उसके बाद आपसे डायलॉग करेगा, ठीक है। तो कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जिसमें आप बोलकर उससे बातचीत कर सकते हैं, जैसे आपने एलेक्सा वगैरह देखा होगा, है ना, तो इस तरीके के एप्लीकेशंस ये होते हैं। अब यहाँ पर इसमें एंडलेस नंबर ऑफ टॉपिक पर आप चर्चा कर सकते हैं इनके साथ। आप वेदर पूछ सकते हैं, उधर से रेस्पॉन्स आएगा। आप और भी कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो एंडलेस नंबर ऑफ टॉपिक्स इसमें रखे जाएंगे जिस पर आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इसको बनाया गया है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्शन कर पाएँ, इसीलिए इसको डिज़ाइन किया गया है, नो अदर पर्पस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और रिलेटेड टर्म्स है चैटबॉट। इसके बारे में मैंने आपको पहले अलग से सेशन बनाकर भी पढ़ाया हुआ है, तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से देख लीजिएगा। इसको ओपन एआई नाम की एक संस्था ने बनाया है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करता है, और ये बेसिकली एक मैसेजिंग ऐप है। लाइक आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट पर एक बोट सा बना हुआ होता है, और वो पूछता है आपसे हाउ मे आई हेल्प यू। तो ये जो बोट होते हैं ये चैटबॉट कहलाते हैं। ठीक है। अब इसमें दो तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं इसको। एक तो मशीन लर्निंग के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा सेट गाइडलाइंस के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। सेट गाइडलाइंस में हमने इसको पहले से गाइडलाइन दी हुई होगी, मतलब इसमें क्वेश्चंस पहले से फीड होंगे और उसके आंसर्स पहले से फीड होंगे। फिर अगर कोई यूज़र उन क्वेश्चंस को पूछता है तो ये आंसर्स को आराम से दे पाता है। मशीन लर्निंग के थ्रू ये क्या करता है, बेसिकली जो भी नए यूज़र्स इस बोर्ड को यूज़ करते हैं उसके क्वेश्चंस को ये अपने आप सेव करता रहता है। मतलब मान लीजिए इसमें कुछ क्वेश्चंस पहले से फीड किए गए हैं, लेकिन यूज़र ने कोई नया ही क्वेश्चन पूछ लिया तो ये उस क्वेश्चन को सेव कर लेगा। फिर इसके बाद इसके जो आंसर्स हैं वो धीरे धीरे इसमें डाले जाते रहेंगे, और फिर ये न्यू क्वेश्चंस को भी आंसर कर पाएगा। इसको कहते हैं मशीन लर्निंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैटबॉट। उसके बाद नेक्स्ट इज क्वांटम इंटरनेट। अब सर क्वांटम इंटरनेट क्या है? अगेन ये क्वांटम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इंटरनेट का नेटवर्क है, ठीक है। तो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में आप बहुत कुछ पहले से पढ़ चुके हैं, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने देख लिया है। तो ये सिंपल है, क्वांटम कंप्यूटर्स का यूज़ करके जब आप एक नए प्रकार के नेटवर्क को बनाते हैं तो इसी को हम क्वांटम इंटरनेट नेटवर्क कह देंगे, ठीक है, सिंपल। अभी तक जो ट्रेडिशनल इंटरनेट होते हैं उसमें बाइनरी सिग्नल को यूज किया जाता है। लाइक ये 0 और 1 पर ऑपरेट करते हैं। मतलब एक टाइम में आप इसमें या तो 0 इंफॉर्मेशन रख सकते हैं या फिर 1 रख सकते हैं। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। तो एक टाइम में ये एक ही कार्य कर सकते हैं, तो इनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है ना वो लिमिटेड होती है। बट जब हम क्वांटम इंटरनेट का यूज करेंगे तो यहां पर डेटा को सेव किया जाएगा क्यूबिट्स के रूप में या फिर क्वांटम बिट्स के रूप में। और क्वांटम बिट्स की ये फैसिलिटी होती है कि ये इंफॉर्मेशन को एक ही टाइम में 0 और 1 दोनों पर सेव कर सकता है। सो जहां पर हमारी प्रोडक्टिविटी किसी एक टाइम में एक फंक्शन को करने की थी, वहीं क्वांटम इंटरनेट के माध्यम से हम दोनों 0 और 1 को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो इसकी जो इफेक्टिवनेस रहेगी वो और ज़्यादा रहेगी। ये हो गया क्वांटम इंटरनेट। नेक्स्ट थिंग, इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकते हैं? तो इसको आप सिक्योर शेयरिंग प्राइवेट इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वांटम कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। आप क्वांटम सेंसर्स को जोड़ने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीपल एप्लीकेशन हो सकते हैं। लाइक इसको सिंपल सोचिएगा कि इंटरनेट के क्या क्या वर्क हो सकते हैं, वही सारे वर्क को क्वांटम इंटरनेट भी कर सकता है, लेकिन उससे कई गुना बेटर स्पीड में। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर, TRNG।
ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने TRNG यानी ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर को डेवलप किया है, और इससे हमारा डेटा इंक्रिप्शन या फिर डेटा की सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अब यहाँ पर आप अपने सेंसिटिव डेटा को अगर छुपाना चाहते हैं, लाइक क्रेडिट कार्ड की डिटेल हो गई, पासवर्ड हो गया, इनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप TRNG का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली होगा क्या, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई इंफॉर्मेशन है आपका, जैसे क्रेडिट कार्ड का नंबर है, तो इस क्रेडिट कार्ड के नंबर में आप क्या करेंगे, इसको इनक्रिप्ट कर देंगे। अब ये जो इनक्रिप्शन किया जाएगा ना, इनक्रिप्शन एक रैंडम नंबर के माध्यम से किया जाएगा, मतलब इसको कोई ऐसे ही नंबर में बदल दिया जाएगा। तो ये अब ऐसा लगेगा आपको देखने में कि ये एक रैंडम नंबर है ना, लेकिन इसमें एक्चुअल में आपके पूरे पासवर्ड की इंफॉर्मेशन है, आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल है। बट ये देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई रैंडम सा नंबर है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग काम कर रही होती है। ये सिर्फ ऐसे ही जनरेट नहीं किया जाता है। तो बस इतना ही है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये जो टॉपिक है, बट समझ लीजिए कि जैसा ही इसका नाम ही बता रहा है TRNG, तो ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर होता क्या है, बस बेसिक नॉलेज ध्यान रख लीजिए। मुझे नहीं लगता कि ये प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लॉपी डिस्क। ये अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क का जमाना बहुत पहले ही जा चुका है, लेकिन रिसेंटली जापान ने ये क्लेम किया है कि हम फ्लॉपी डिस्क और इससे संबंधित जो और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हैं उसको हम मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, ताकि इसको आज भी प्रयोग किया जा सके। अब फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? ये एक रिमूवेबल डिस्क होती है, जिसमें आप डेटा को स्टोर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। लाइक जैसे आपका कंप्यूटर डेटा हो गया, आपके प्रोग्राम्स हो गए, उसको आप इस फ्लॉपी डिस्क में सेव कर सकते थे। इसको डिज़ाइन कब किया गया था? डिज़ाइन किया गया था IBM के द्वारा 1967 में। उस समय पर जो हार्ड ड्राइव्स होती हैं, जिसको आप HDD आज कहते हैं, हार्ड डिस्क भी बोला जाता है उसको, तो उस समय पर ये बहुत महंगी हुआ करती थी। ऐसे में अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो आप इस रिमूवेबल डिस्क के साथ डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, रिमूवेबल का मतलब है आप इसको कंप्यूटर में कभी भी लगा सकते हैं, कभी भी इसको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद कुछ अदर इंफॉर्मेशन है। इसको जो पॉपुलर किया गया था, इसको जब यूज़ किया गया था 1970s और 90s के टाइम पर काफ़ी यूज़ किया गया था, और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है ना, बहुत कम हुआ करती थी। आजकल तो जो आपके मोबाइल में चिप लगती हैं उसकी भी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें डेटा स्टोरेज केवल 800 KB तक का हो सकता था। ठीक है, सोचिए कितना कम डेटा है, लेकिन बात भी तो बहुत पहले की है, 1970s और 90s की टाइम की बात है ये। उसके बाद पहले जो कंप्यूटर्स होते थे, आपको सरप्राइज होंगे आप लोग इस बात को जानकर कि उसमें CD-ROM नहीं होता था, मतलब आप बाहर से उसमें CD को इंसर्ट नहीं कर सकते थे। उसके बाद यहाँ पर USB लगाने का भी कोई पोर्ट नहीं दिया जाता था। USB जैसी फैसिलिटीज उस समय होती ही नहीं थी। तो ऐसे में हमारे पास डेटा को स्टोर करने के लिए जो एकमात्र ऑप्शन बचता था वो था फ्लॉपी डिस्क। सो अभी तो ये आउटडेटेड हो गया है। अभी हमारे पास USB है, हमारे पास CD-ROM है, हमारे पास हार्ड डिस्क है, और उसका प्राइस भी काफ़ी कम रहता है। ओके, उसके बाद SSD जैसी फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास। लेकिन जापान ये चाहता है कि हम फ्लॉपी डिस्क जैसी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को भी फिर से यूज़ करें। तो ये हो गई कुछ इन्फॉर्मेशन फ्लॉपी डिस्क के बारे में। तो इस लेक्चर में इतना ही। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और यदि कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया होगा तो वो भी आप मुझे बता दीजिएगा। और इसी तरीके के बहुत सारे एक्साइटिंग लेक्चर्स आप लोगों के लिए आने वाले हैं। आप लोग जुड़े रहें ओनली IAS के साथ, और आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को, सो दैट आप किसी भी लेक्चर को मिस ना करें। थैंक यू सो मच।